युवराज अपनी नजरें झुकाकर अपने बाहों में लिपटी सुहानी को देखता है। युवराज का चेहरा सुहानी के चेहरे के बेहद नजदीक था। सुहानी की सांसें युवराज के चेहरे पर पड़ रही थी। वो धीरे धीरे सुहानी की तरफ बढ़ता है और उसके गाल पर एक किस कर देता है। सुहानी अब भी गहरी नींद में सोई हुई थी। उसने युवराज को कसकर पकड़ रखा था। कुछ देर इसी तरह से सुहानी को देखने के बाद युवराज का ध्यान टूटता है और उसे कल रात की सारी बातें याद आती हैं। युवराज के दिमाग में कल रात की सारी बात एक के बाद एक चलने लगती है। उसका भैरवनाथ के पास जाना, वहां से वापस आते हुए रक्षा का उस पर अटैक करना, पद्मिनी का रक्षा को मारना और सुहानी का वहां आकर युवराज को ले जाना। युवराज सुहानी को देखते हुए कहता है, जब भी मैं किसी प्रॉब्लम्स में होता हूँ तो तुम्हें कैसे पता चल जाता है सुहानी? सुहानी युवराज की बातों को बिल्कुल भी नहीं सुन रही थी। वो बस एक गहरी नींद में सो रही थी। युवराज सुहानी के माथे पर एक किस करता है और फिर धीरे से उसे खुद से अलग करके उठ जाता है। वो नहीं चाहता था कि सुहानी की नींद खराब हो। बेड से उठकर युवराज वॉशरूम चला जाता है। कुछ ही देर के बाद सुहानी की नींद खुल जाती है। नींद खुलते ही उसके मुंह से पहला शब्द निकलता है, युवराज सर। ये कहते ही सुहानी उठकर बैठ जाती है। उसे याद आता है कि रात को जब तक वो जाग रही थी युवराज बेड पर सो रहा था, लेकिन अब उसे युवराज बेड पर नहीं दिखता। युवराज को बेड पर ना पाकर सुहानी घबरा जाती है और कमरे के सभी तरफ देखकर युवराज को ढूंढने लगती है। अब सुहानी के मन में युवराज को खोने का डर बैठ गया था। वो बेड से उठकर घबराते हुए युवराज को आवाज देती, युवराज सर। युवराज ठीक उसी वक्त वॉशरूम से बाहर आता है। युवराज को कमरे में देखकर सुहानी की जान में जान आती है। वो भागते हुए युवराज के पास जाती है और उसे जोर से गले लगा लेती है। सुहानी को इस तरह से देखकर युवराज उसकी फीलिंग्स समझ जाता है और अपना एक हाथ सुहानी के कंधे पर और दूसरा हाथ उसके सर पर हल्के से रख देता है। युवराज भी सुहानी को वैसे ही गले लगाना चाहती थी, लेकिन सुहानी ने इस वक्त उसे गले लगाया हुआ था, लेकिन हमेशा की तरह वो खुद को कंट्रोल कर लेता है। युवराज सुहानी के सर पर धीरे से हाथ रखकर कहता है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। युवराज की आवाज से सुहानी का ध्यान टूटता है और वो युवराज से अलग होकर अपने दोनों हाथों से युवराज के सीने को मारते हुए उसे पीछे धकेलने लगती है। ये देखकर युवराज चौंक जाता और कहता है, सुहानी तुम ये क्या कर रही हो? अब सुहानी की आंखों में नमी के साथ साथ युवराज के लिए गुस्सा भी दिख रहा था। वो युवराज के सीने को मारते हुए गुस्से में कहती है, मुझे तो बड़ा प्रवचन देते रहते हो, सिक्योरिटी के बिना यहाँ मत जाओ, वो मत करो, लेकिन खुद अपनी एक भी एडवाइस फॉलो नहीं करते आप। सुहानी इसी तरह से युवराज को डांटते हुए उसके सीने पर पुश करते उसे पीछे धकेल रही थी। वैसे तो सुहानी में इतनी ताकत नहीं कि वो युवराज को 1 इंच भी हिला सके, लेकिन युवराज ने अभी अपनी बॉडी को बिल्कुल लूज छोड़ दिया था, जिससे सुहानी के पुश करने पर वो एक एक कदम पीछे होता जा रहा था। युवराज को सुहानी का ये फिक्र से भरा गुस्सा बेहद प्यारा लग रहा था। तभी युवराज सुहानी के दोनों हाथों को पकड़ लेता और अगले ही पल वो सुहानी की कमर को पकड़कर उसे अपने बिल्कुल करीब लाकर उसके गाल पर एक किस कर देता है। युवराज के ऐसा करते ही हैरानी से सुहानी की आंखें बड़ी हो जाती है और वो उसी जगह बिल्कुल फ्रीज हो जाती है। सुहानी की हार्ट बीट इस वक्त इतनी तेज थी कि युवराज उसे साफ साफ सुन सकता था। युवराज अपने होठ सुहानी के गाल से अलग करता उसके चेहरे को देखने लगता। अभी भी युवराज का एक हाथ सुहानी की कमर पर ही था। युवराज हल्की मुस्कान के साथ धीमी आवाज में कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि कभी कभी तुम कुछ ज्यादा ही बोलती हो? ये कहकर युवराज सुहानी से अलग हो जाता और अपने बेड पर बैठकर जूते पहनने लगता। सुहानी अभी भी उसी जगह फ्रीज होकर अपनी आंखें बड़ी किए हुए खड़ी थी। जो कुछ अभी युवराज ने किया था उस पर सुहानी को भरोसा ही नहीं हो रहा था। युवराज अपनी सूलेस बांधते हुए सुहानी की तरफ देखता है। सुहानी को इस तरह शॉक में देखकर युवराज को हंसी आ रही थी, लेकिन वो अपनी हंसी कंट्रोल कर लेता है। युवराज चलकर सुहानी के पास आता है और कहता है, मैं जॉगिंग के लिए जा रहा हूँ, मुझे लगता है कि तुम्हें अब अपने रूम चले जाना चाहिए। अगर किसी ने तुम्हें इस वक्त अपने रूम की जगह यहाँ देख लिया तो तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये कहकर युवराज दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है। सुहानी के दिमाग में युवराज की सिर्फ एक ही बात रजिस्टर होती है कि वो इस वक्त जॉगिंग के लिए जा रहा है। सुहानी भागते हुए युवराज के सामने खड़े हो जाती और कहती है, आप जॉगिंग के लिए नहीं जा सकते। युवराज अपने आईब्रो जोड़ते हुए कहता, और वो क्यों? सुहानी जवाब देती, वो इसलिए क्योंकि आपकी तबीयत खराब है और डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है। वैसे भी मुझे आज आपको हॉस्पिटल लेकर जाना है। युवराज अपने आईब्रो उठाकर कहता, तुम मुझे हॉस्पिटल लेकर जाओगी? सुहानी कहती, हाँ, तो और कौन लेकर जाएगा? युवराज कहता, मैं तो रॉबिन के साथ भी जा सकता हूँ, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। युवराज की बातें सुनकर सुहानी का मुंह बन जाता और वो हाइपर होकर कहती, नहीं, आप मेरे साथ ही हॉस्पिटल जाओगे। युवराज कहता, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चला जाऊंगा, लेकिन एक वजह बताओ कि मैं तुम्हारे साथ ही क्यों जाऊं? युवराज के सवाल पर सुहानी सोचते हुए कहती, क्योंकि हाँ, आप भी कई बार मुझे हॉस्पिटल लेकर गए हैं, तो
मुझे उसका हिसाब बराबर करना है और कोई बात नहीं है। युवराज कहता अच्छा, अगर ऐसी बात है तो हमारे बीच तो कई सारे हिसाब बराबर होने बाकी हैं अभी। युवराज सुहानी के साथ एक कन्वर्सेशन बहुत एंजॉय कर रहा था। युवराज की बात सुनकर सुहानी को युवराज का किस याद आ जाता है जो उसने कुछ देर पहले ही सुहानी को किया था। वो घबराते हुए अपने कुछ कदम पीछे ले लेती है और युवराज को उंगली दिखाकर हकलाते हुए कहती, देखिए युवराज सर, आपको आज मेरे साथ हॉस्पिटल चलना ही होगा, वरना क्या? युवराज भी सुहानी की तरफ 2 कदम बढ़ते हुए कहता है। सुहानी कुछ सोचते हुए कहती, वरना हाँ, वरना मैं बिना सिक्योरिटी के ही आपके घर से भाग जाऊंगी, फिर मुझे ढूंढते रहना आप रॉबिन के साथ। सुहानी का ये बचकाना जवाब सुनकर युवराज अब अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाता और वह सुहानी के सामने ही जोर जोर से हंसने लगता है। युवराज को इस तरह से हंसते देख सुहानी हैरान रह जाती। उसने कभी भी युवराज को खुलकर मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। हंसना तो दूर की बात है, युवराज खुद नहीं जानता था कि वो आखिरी बार कब हंसा था। युवराज को इस तरह हंसते देखकर सुहानी के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। युवराज कहता है, तुम्हें कहीं भागने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ ही हॉस्पिटल चलूंगा, ओके? सुहानी हाँ में अपना सर हिला देती। युवराज आगे कहता है, एक और बात, सुभ्रा मासी को कल रात के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए, ये जानकर वो बहुत घबरा जाएंगी। सुहानी फिर से अपना सर हिला देती है और दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है। दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए सुहानी को कुछ याद आ जाता है। वो फिर से पीछे मुड़कर युवराज से कहती, लेकिन युवराज सर, कल हुआ क्या था कि आपकी ऐसी हालत हो गई? युवराज सीरियस टोन में कहता, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी तुम अपने रूम में जाओ। युवराज की बात सुनकर सुहानी युवराज के कमरे से बाहर चली जाती है। युवराज के कमरे से बाहर निकलते ही सुहानी युवराज की किस को याद करती है और उसका चेहरा सबसे लाल हो जाता है। सुहानी अपने उस गाल पर हाथ रखती है जिस पर युवराज ने किस किया था और वैसे ही अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगती। तभी सामने से अक्षय आता है। वो देखता है कि सुहानी अपने गाल पर हाथ रखे हुए कहीं खोई हुई चल रही है। यह देखकर अक्षय सुहानी के पास जाता है और उससे कहता, सुहानी तुम ठीक हो? सुहानी का दिमाग अभी भी बिल्कुल ब्लैंक था। वो अक्षय की तरफ देखते हुए हाँ में अपना सर हिला देती है। अक्षय आगे कहता है, तुमने अपने गाल पर हाथ क्यों रखा हुआ है? क्या किसी ने तुम्हें थप्पड़ मारा है? सुहानी इस पर ना में अपना सर हिलाती है। अक्षय कुछ सोचते हुए कहता, तो फिर क्या तुम्हारे दांतों में दर्द हो रहा है? सुहानी फिर से ना में सर हिलाती है। अक्षय स्मार्टली कहता, तो फिर कान में दर्द हो रहा होगा। अक्षय ने यही कहा ही था। तभी सुहानी अपने गाल पर हाथ रखे हुए आगे बढ़ जाती है। सुहानी को इस तरह से बिहेव करते हुए देखकर अक्षय अपना मुंह बनाकर कहता है, इसे क्या हो गया? ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? कुछ सोचते हुए अक्षय आगे कहता, मैं तो भूल ही गया था, सुहानी तो युवराज से प्यार करती, इसलिए इसका ये हाल तो होना ही था। युवराज के प्यार करके कोई भी नॉर्मल थोड़ी रह सकता है। ये कहकर अक्षय आगे बढ़ जाता है। सुहानी अपने कमरे में जाकर निशा और विवेक को रात के एक्सीडेंट के बारे में सारी बातें बता देती है और ये बात किसी और से शेयर करने से मना कर देती है। कुछ देर के बाद सुहानी युवराज को लेकर हॉस्पिटल चली जाती है। सुहानी के जाने के बाद विवेक निशा के कमरे में आता है। वो निशा के पास आकर उससे बात करना चाहता है। निशा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात कर। निशा कहती, हाँ कहो, क्या बात है? विवेक कहता, मुझे एक ट्रांसलेटर मिल गया है। विवेक की बात निशा को समझ नहीं आ रही थी। वो कंफ्यूज होकर कहती है, ट्रांसलेटर? लेकिन किस लिए? विवेक कहता है, मृदुला के पति की डायरी ट्रांसलेट करने के लिए। विवेक की बात सुनकर निशा चौंक जाती है। वो विवेक से कहते, लेकिन हमें अब ट्रांसलेटर की क्या जरूरत है? युवराज सर ने तो हमें पूरी डायरी ट्रांसलेट करके सुना दिया था ना। विवेक निशा की बात से असहमत होते हुए कहता, नहीं, उन्होंने पूरी डायरी ट्रांसलेट नहीं की थी, लास्ट पेज रह गया था। निशा विवेक को याद दिलाते हुए कहती, विवेक तुम्हें याद नहीं क्या? युवराज सर ने कहा था कि उस लास्ट पेज में मृदुला और उसके पति के कुछ पर्सनल मोमेंट्स थे। विवेक सीरियस होकर कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। निशा विवेक को एकटक देखने लगती और कहती है, क्या तुम युवराज सर पर शक कर रहे हो? विवेक ना में अपना सर हिलाते हुए कहता है, नहीं निशा, मुझे युवराज सर पर पूरा भरोसा है। उन्होंने हमेशा हमें हर प्रॉब्लम्स में प्रोटेक्ट किया है। उन पर शक करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। निशा कहती है, फिर तुम उस डायरी को फिर से ट्रांसलेट क्यों करवाना चाहते हो? विवेक कहता है, क्या तुमने उस दिन युवराज सर का चेहरा नहीं देखा था जब वो उस डायरी का लास्ट पेज पढ़ रहे थे? वो अपनी फीलिंग्स अपने चेहरे पर कभी नहीं आने देते, लेकिन उस दिन उस पेज को पढ़ने के बाद उनकी आंखें कुछ और ही कह रही थी। आई एम श्योर उन्होंने उस लास्ट पेज में कुछ तो ऐसा पढ़ा है जो वो हमसे छुपा रहे हैं। विवेक की पूरी बात सुनकर निशा कहती, लेकिन युवराज सर हमसे क्या कुछ छिपाएंगे? विवेक निशा को समझाते हुए कहता, क्योंकि वो हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने नोटिस किया है कि जो बातें हमारे लिए डेंजरस हो सकती हैं, युवराज सर उन बातों को हम तक पहुंचने नहीं देते। जरूर उस डायरी में कुछ तो ऐसा उन्होंने पढ़ा है जिससे वो हमारी सेफ्टी के लिए ही हमसे छुपाना चाहते हैं।
निशा कहती, विवेक, अगर तुम्हें कोई ट्रांसलेटर मिल भी गया है तो भी उसका क्या फायदा। वो डायरी तो युवराज सर के पास है और अगर वो हमसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं तो उस डायरी को हमें कभी नहीं देंगे। विवेक निशा की बात से सहमत होते हुए कहता, तुम ठीक कह रही हो, हमें युवराज सर से वो डायरी नहीं मिल सकती। निशा परेशानी भरी आवाज में कहती, तो फिर हम क्या करेंगे। विवेक एक गहरी सांस लेकर कहता, मैं इस बात के लिए पहले से तैयार था और अगर कभी वो डायरी हमसे गुम हो गई तो हम क्या करेंगे। जिस दिन मैं वो डायरी लेकर आया था उस दिन आते ही मैंने उस डायरी को अपने मोबाइल से स्कैन कर लिया था। अब उस डायरी की एक सॉफ्ट कॉपी मेरे मोबाइल में है। ये कहकर विवेक अपने फोन का स्क्रीन निशा के चेहरे के सामने ले जाता है। निशा देखती है कि उस स्क्रीन पर मृदुला के पति की डायरी की सॉफ्ट कॉपी थी। विवेक के मोबाइल में उस डायरी की सॉफ्ट कॉपी देखकर निशा की आंखों में चमक आ जाती। वो खुश होकर विवेक से कहते, विवेक, यू आर अ जीनियस। ये कहकर निशा विवेक को हक कर लेती है। निशा के हक करने से विवेक के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। निशा विवेक से अलग होकर कहती, सॉफ्ट कॉपी तो हमें मिल गई, लेकिन हम युवराज सर से छुपकर उस ट्रांसलेटर के पास जाएंगे कैसे। उन्होंने हमें उनके बॉडीगार्ड्स के बिना कहीं भी जाने से मना किया। विवेक कहता है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैंने उस ट्रांसलेटर को वो लास्ट पेज मेल कर दिया है। शाम तक हमें वो उस पेज को हिंदी में ट्रांसलेट करके हमें मेल कर देगा। ये कहकर विवेक किसी गहरी सोच में डूब जाता है। विवेक को इस तरह से खोया हुआ देखकर निशा कहती, अब तुम क्या सोचने लग गए। विवेक झुंझलाते हुए कहता, क्या तुम्हें ये सब कुछ बहुत अजीब नहीं लग रहा है। निशा मुंह बनाकर कहती, पिछले 1 साल से हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब अजीब ही तो है, लेकिन तुम किस अजीब चीज के बारे में बात कर रहे हो। विवेक सीरियस होकर कहता, वो साया आखिर युवराज सर के पीछे ही क्यों पड़ा हुआ है। निशा उसे याद दिलाते हुए कहती, तुम्हें याद नहीं क्या, सुहानी ने हमें बताया तो था कि युवराज सर किसी खास मुहूर्त में पैदा हुए थे और इसी वजह से उनमें कुछ शक्तियां हैं जिसे वो साया लेना चाहता है, मतलब मृदुला लेना चाहती है। विवेक अपनी बात पर जोर देते हुए कहते, निशा, मुझे एक बात बताओ, जिस टाइम में युवराज सर पैदा हुए थे उसी टाइम में दुनिया में कितने सारे लोग पैदा हुए होंगे, लेकिन वो साया, ये सारे तांत्रिक सब युवराज सर के पीछे ही क्यों पड़े हैं। और अगर उस मुहूर्त में पैदा होने वाले हर इंसान के पास इतनी शक्तियां होती तो आज दुनिया में कितने सारे सुपर ह्यूमंस होते, लेकिन ये शक्तियां सिर्फ युवराज सर के पास ही है, आखिर कैसे। विवेक की बात सुनकर निशा भी सोच में पड़ जाती। वो कंफ्यूज होकर कहती, हाँ यार, ये बात मेरे दिमाग में तो आई ही नहीं। युवराज सर हैंडसम तो हैं, लेकिन सिर्फ इसी वजह से ये भूत आत्माएं उनके पीछे तो नहीं पड़ सकती, जरूर कोई और ही वजह रही हो। विवेक आगे कहता, बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, तुम खुद सोचो, उस दिन सुहानी को लेकर मिस्टर सक्सेना और रघु अंकल उस अघोरी के पास गए थे, लेकिन उन्होंने उस साया को मुक्त करने के लिए सुहानी को चुना, जबकि वो तो एक छोटी सी बच्ची थी। उन्होंने मिस्टर सक्सेना या रघु अंकल को इस काम के लिए क्यों नहीं चुना, जबकि वो दोनों सुहानी से मेंटली और फिजिकली कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। एक और बात, जब मनाली जाते वक्त लैंडस्लाइड हुआ तो हम सभी स्टूडेंट के साथ एक गांव में फंस गए थे, तो वहां हमें एक अघोरी मिल गए और उन्होंने इतने स्टूडेंट के बीच सिर्फ हम दोनों को ही ये रुद्राक्ष दिया, जिसकी वजह से हम अभी तक उस साये से बचे हुए हैं। ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता, कुछ तो ऐसा है जो हम नहीं देख पा रहे हैं। विवेक की बात खत्म होते ही निशा कहती, हाँ, और तुम्हें याद है उस डायरी में लिखा था कि वो अघोरी मृदुला को मुक्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये कहकर उसे मुक्त नहीं किया कि सही समय में सही इंसान ही उसे मुक्त करेगा। वो इसका मतलब उन्हें पहले से पता था कि ये सब होने वाला था। विवेक भी परेशान होकर कहता, मुझे नहीं लगता कि बात सिर्फ मृदुला और उस तांत्रिक की है, बात कुछ और ही है। निशा आगे कुछ नहीं कहती और वो दोनों इसी सोच में डूब जाते हैं। इधर युवराज और सुहानी हॉस्पिटल के एक प्राइवेट वार्ड में था, जहां डॉक्टर युवराज का चेकअप कर रहे थे। सारे रिपोर्ट्स देखने के बाद डॉक्टर युवराज से कहते, मिस्टर दीवान, आप बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन कल रात आपके कान से काफी खून बह रहा था, इसलिए मुझे आपके हियरिंग टेस्ट करनी होगी। मैं देखना चाहता हूँ कि आपके कान की चोट की वजह से आपकी हियरिंग कैपेबिलिटी कम तो नहीं हुई है। ये कहकर डॉक्टर एक इक्विपमेंट से युवराज की सुनने की कैपेबिलिटी टेस्ट करने लगते हैं। सुहानी बड़े ध्यान से युवराज का टेस्ट देख रही थी। कुछ ही देर के बाद डॉक्टर अपना टेस्ट कंप्लीट करके युवराज से कहते हैं, मिस्टर युवराज, आप पूरी तरह से ठीक हैं। मैंने आपके लिए कुछ मेडिसिन लिख दिए हैं, बस आपको उन्हें टाइम पर लेना है और आराम करना है। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर के वहाँ से जाने के बाद सुहानी शक भरी नजरों से युवराज की तरफ देखती है। युवराज को यह देखकर थोड़ा अजीब लगता है। वो सुहानी से कहता, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। सुहानी अपनी सीट से उठकर युवराज के पास जाती है और उससे कहती, युवराज सर, अपनी आंखें बंद करिए। युवराज अपनी आंखें छोटी करते हुए कहता, क्यों। सुहानी युवराज पर दबाव बनाते हुए कहती, बताती हूँ, लेकिन आप पहले अपनी आंखें तो बंद करिए ना।
सुहानी की बात मानकर युवराज अपनी आंखें बंद कर लेता। सिर्फ सुहानी ही थी जिसकी इन बचकानी हरकतों को युवराज टॉलरेट कर देता था, वरना किसी और की हिम्मत भी नहीं थी कि युवराज ये सब करवा सके। युवराज की आंख बंद करने के बाद सुहानी उसे गौर से देखने लगती है कि कहीं युवराज देख तो नहीं रहा है। जब सुहानी को पूरा भरोसा हो जाता है कि अब युवराज कुछ नहीं देख सकता, तब वो अपना एक हाथ युवराज के कान के पास ले जाकर कहती है और 3 बार चुटकी बजा देती है। सुहानी के चुटकी की आवाज सुनकर युवराज आंखें बंद किए हुए कहता, ये सब क्या है? सुहानी युवराज से कहती, युवराज सर, अभी मैंने कितनी चुटकी बजाई? सुहानी का सवाल सुनकर युवराज समझ जाता कि वह क्या करने की कोशिश कर रही है। सुहानी को डॉक्टर के टेस्ट पर भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए वो ये खुद चेक करने की कोशिश कर रही थी कि युवराज सच में ठीक से सुन सकता है या नहीं। युवराज हमेशा की तरह एक्सप्रेशन लेस होकर कहता है, 3 बार। अब सुहानी को यकीन होता है कि युवराज का एक कान तो बिल्कुल सही है, अब बारी दूसरे कान की थी। सुहानी युवराज के दूसरे कान के पास अपना हाथ ले जाती है और 2 बार चुटकी बजाकर युवराज से पूछती है, अब मैंने कितनी बार चुटकी बजाई? सुहानी का ये सवाल सुनकर अपनी आंखें युवराज खोल लेता है और सुहानी के पास जाकर उसके धीरे से कहता है, मुझे कोई भी हियरिंग प्रॉब्लम नहीं है। आज सुबह मुझे तुम्हारे दिल की धड़कन साफ साफ सुनाई दे रही थी। युवराज की बात सुनकर सुहानी को सुबह का इंसिडेंट फिर से याद आ जाता है। वो इंसिडेंट याद करते ही सुहानी के गाल लाल हो जाते हैं और उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। युवराज आगे कहता, लिसन, मुझे फिर से तुम्हारी हार्ट बीट सुनाई दे रही है, ये तो काफी तेज चल रही है। आई थिंक तुम्हें भी डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए। युवराज की ये बातें सुहानी को और भी नर्वस कर देती हैं। सुहानी युवराज से दूर हटकर अपनी सीट की तरफ बढ़ती है। तभी युवराज बेड पर बैठे हुए पीछे से सुहानी का हाथ पकड़ लेता है। युवराज के इस तरह से हाथ पकड़ते ही सुहानी को ऐसा लग रहा था जैसे अभी उसका हार्ट फेल हो जाएगा। वो वहां रुक जाती है, लेकिन युवराज की तरफ मुड़कर नहीं देखती। सुहानी युवराज की उन गहरी आंखों को देखने से भी डर रही थी। युवराज सुहानी को फिर से परेशान करने के लिए उससे कहता, वैसे तुम आज मेरे बेड पर क्यों सो रही थी? युवराज के इस सवाल से सुहानी और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो तो कल युवराज का ख्याल रखने के लिए उसके कमरे में गई थी, लेकिन उसे खुद ही नहीं पता कि कब उसे नींद आ गई। सुहानी युवराज के सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाती और वहीं खड़े रहती। युवराज भी बिल्कुल उसी तरह सुहानी का हाथ पकड़े रहता है। तभी उस कमरे के अंदर बिना नॉक किए एक वार्ड बॉय आ जाता है। अंदर आते ही जब वो देखता है कि युवराज ने सुहानी का हाथ पकड़ा हुआ है, तो उसे एहसास होता है कि अंदर आने से पहले उसे नॉक कर देना चाहिए था। शिमला में हर कोई युवराज दीवान के गुस्से से अच्छे से वाकिफ था। युवराज के गुस्से के बारे में सोचकर ही वो वार्ड बॉय डर से कांपने लगा, जैसे कि उसने सोचा था युवराज गुस्से से उसे ही घूर रहा था। अब वार्ड बॉय को लग रहा था कि आज तो उसकी जॉब चली ही गई। लेकिन जैसे ही सुहानी की नजर उस वार्ड बॉय पर पड़ती है, उसे युवराज से बचने का रास्ता मिल जाता है। सुहानी युवराज से अपना हाथ छुड़ाते हुए उस वार्ड बॉय के पास जाती है और उसके हाथ में रखे हुए मेडिसिन ले लेती है, जिन्हें वो युवराज के लिए लेकर आया था। सुहानी उन मेडिसिन को वार्ड बॉय से लेकर कहते, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी, क्या आप मेरे साथ बाहर चलोगे? उस वक्त सुहानी उस वार्ड बॉय को किसी भगवान से अवतार से कम नहीं लग रही थी, जो उसे युवराज से बचा रही थी। सुहानी के ऐसा कहते ही वो वार्ड बॉय उसके साथ उस कमरे से बाहर आ जाता है। उस कमरे से बाहर आते ही वो दोनों चैन की सांस लेते हैं और युवराज वहां बैठा ये सब देखता रह जाता है। कुछ देर के बाद युवराज सुहानी के साथ हॉस्पिटल से निकल जाता है। युवराज इस वक्त ड्राइव कर रहा था और सुहानी हमेशा की तरह अपनी शक्लें बनाकर उसे तिरछी नजरों से देख रही थी, जिसे युवराज नोटिस तो कर रहा था लेकिन कुछ कह नहीं रहा था। सुहानी युवराज को तिरछी नजरों से देखते हुए मन ही मन सोचती, युवराज सर आजकल कुछ बदले बदले से लगते हैं। आजकल इनके मूड स्विंग्स इतने होने लगे हैं कि जैसे कोई अलग आदमी ही हो, मेरे साथ कुछ अलग ही बिहेव करते हैं। कहीं इनके सर पर कोई चोट तो नहीं लगी है? युवराज सामने देखकर ड्राइव करते हुए कहता, मेरे सर पर कोई चोट नहीं लगी है। युवराज के ऐसा कहते ही सुहानी हैरानी से उसे देखते हुए सोचती, युवराज सर को कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रही हूँ? कहीं इनके पास सामने वाले का दिमाग पढ़ने का भी पावर है क्या? युवराज बिल्कुल उसी अंदाज में फिर से कहता, मेरे पास ऐसी कोई पावर नहीं है। अब सुहानी की हैरानी और भी बढ़ जाती। इस बार वो खुद कहते, फिर आपको कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रही हूँ? युवराज कहता, क्योंकि मुझे पता है कि तुम किस सिचुएशन में क्या सोचती हो। सुहानी अभी भी आंखें फाड़कर युवराज को देख रही थी। युवराज बिना सुहानी की तरफ देखे हुए कहता, मुझे इस तरह से शक्लें बनाकर मत देखो, तुम्हें पता है मुझे इरिटेशन होता है। युवराज की बात सुनकर सुहानी दूसरी तरफ लग जाती है। बाहर की तरफ देखते उसे कुछ याद आता और युवराज से कहती, युवराज सर मुझे आपने अब तक नहीं बताया कि कल रात क्या हुआ था। युवराज सीरियस आवाज में कहता, कल रात जब मैं अपने किसी काम से वापस आ रहा था तो रक्षा ने मुझ पर अटैक किया था। युवराज का जवाब सुनकर सुहानी घबरा जाती है और कहती, युवराज सर
उसने आपके साथ कुछ किया तो नहीं? आप ठीक है ना? युवराज कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। सुहानी थोड़ा रिलैक्स होकर कहती है तो फिर रक्षा का क्या हुआ? युवराज कहता सीज नो मोर। ये सुनकर सुहानी हक्का बक्का रह जाती है। कुछ देर तक तो वो कुछ नहीं कह पाती, लेकिन कुछ देर के बाद वो कहती है तो क्या आपने उसे मार दिया? युवराज अपनी कार साइड में रोक देता है और हैरानी से सुहानी को देखने लगता है। युवराज सुहानी से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं किसी की जान ले सकता हूँ? सुहानी अगले ही पल कहती है नहीं। युवराज कुछ सोचते हुए सुहानी को देखने लगता है। वो सुहानी को पद्मिनी के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहता था। वो जानता था कि सुहानी जितना पद्मिनी के बारे में जानेगी उसकी जान के लिए उतना ही खतरा बढ़ता जाएगा। कुछ सोचते हुए युवराज कहता है उसने मुझ पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और वो शक्तियां उस पर ही उल्टी पड़ गई, जिससे उसकी पूरी बॉडी जल गई। सुहानी कहती लेकिन ऐसा कैसे हो सकता? आपने ही तो कहा था कि रक्षा एक बहुत बड़ी जादूगरनी थी, फिर उससे ऐसी गलती कैसे हो सकती है? युवराज कार स्टार्ट करके कहता हम सबके पास अभी कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है। सुहानी युवराज की बातों से कन्विंस हो जाती है और आगे कोई सवाल नहीं करती। सुहानी खामोश होकर कार की दूसरी तरफ देखते हुए कुछ सोचने लगती है। युवराज कार ड्राइव करते करते बीच बीच में सुहानी की ओर देख रहा था। थोड़ी ही देर में सुहानी एक गहरी सांस लेती है। अब सुहानी के चेहरे पर सिकन आने लगे थे और वह बार बार अपनी आंखें बंद करके खोल रही थी। वो बेचैनी से अपनी चारों तरफ देख रही थी। सुहानी अब काफी रेस्टलेस फील कर रही थी। सुहानी की ये हालत देखकर युवराज अपनी कार रोक देता है। सुहानी घबराते युवराज से कहती युवराज सर वो सुहानी इतना ही कह पाई थी, तभी युवराज उसके बिल्कुल करीब जाकर उसके होठों पर अपनी एक उंगली रखने हुए कहता नो। युवराज अब तक समझ चुका था कि सुहानी आखिर क्या कहना चाहती, लेकिन वो ये नहीं चाहता था कि सुहानी इस वक्त वो बात कहे। युवराज अभी सीरियस होकर सुहानी की आंखों में देख रहा था, जैसे वो सुहानी से कुछ कहना चाहता हो पर कह नहीं पा रहा। युवराज के मना करने के बावजूद सुहानी उससे कहती लेकिन युवराज सर। सुहानी फिर से इतना ही कह पाती, तभी युवराज अपनी उंगली को उसके होठों पर हल्के से दबाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहता सुहानी नो ट्रस्ट मी डोंट से एनीथिंग। सुहानी युवराज की उन गहरी आंखों के एक्सप्रेशन को समझ जाती है और बिल्कुल खामोश हो जाती है। जब युवराज कन्विंस हो जाता है कि आगे सुहानी कुछ भी नहीं कहने वाली है, तब वो सुहानी के होठों से अपनी उंगली हटा लेता है और उससे दूर होते हुए वापस अपनी सीट पर आ जाता है। युवराज फिर से अपनी सीट बेल्ट लगाता और कार आगे बढ़ा देता है। सुहानी युवराज को हैरानी से देखने लगती। वो समझ नहीं पाती कि युवराज उसे कुछ कहने क्यों नहीं दे रहा। कार स्टार्ट होते युवराज अपना फोन बाहर निकालता है और एक नंबर डायल करता है। सामने से कॉल रिसीव होते युवराज कहता राघव हम अभी तुम्हारे घर आ रहे हैं, तुम जहाँ भी हो वहीं पहुंचो। ये कहकर युवराज फोन कट कर देता है। कुछ ही दिन में युवराज राघव के घर के बाहर अपनी कार रोक लेता है। सुहानी अभी भी थोड़े शौक में थी। कार रोकते ही युवराज कार से बाहर निकलता है और दूसरी तरफ आकर सुहानी के साइड का दरवाजा खोल देता है। इससे पहले सुहानी खुद कुछ करती, युवराज उसके पास जाकर उसका सीट बेल्ट निकालता है और उसका हाथ पकड़कर बड़ी तेजी से राघव के घर के अंदर चला जाता है। युवराज का चेहरा अभी बिल्कुल सीरियस था। पूरे रास्ते ना उसने एक शब्द कहा था और ना सुहानी ने। युवराज सुहानी को लेकर राघव के घर के लिविंग एरिया में आता। उन दोनों के अंदर आते ही राघव जो वहाँ बैठा हुआ था वो खड़ा हो जाता। क्यूरियस होकर युवराज से कहता क्या बात है युवराज, तुमने मुझे इतनी जल्दी घर पहुंचने के लिए क्यों कहा? युवराज राघव की बात पर कोई ध्यान नहीं देता। वहाँ वो सुहानी के कंधों को पकड़कर कहता है क्या वो यहीं पर है? सुहानी युवराज से घबराते हुए कहती है हाँ शायद वो वहीं कहीं है। सुहानी युवराज की आंखों में देखते हुए आगे कहती लेकिन आपने मुझे कुछ कहने क्यों नहीं दिया? हम तभी जाकर उसे ढूंढ सकते थे ना। राघव वहीं युवराज और सुहानी के पास ही खड़ा था और उसे उन दोनों की कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। वो चिढ़ते हुए युवराज से कहता तुम मुझे कुछ बताओगे भी या नहीं? कौन सी चीज कहाँ है? युवराज सुहानी को ही देखते हुए राघव को जवाब देता वो कलश जिसमें मृदुला की अस्थियां हैं। राघव भी ये सुनकर हैरान रह जाता। वो युवराज और सुहानी के पास जाकर कहता इसका मतलब तुम लोगों को वो दूसरा कलश मिल गया? कहाँ है वो? युवराज कहता शहर के दूसरे हिस्से के जंगल वाले रास्ते में। राघव कहता लेकिन तुम लोग वहाँ क्या करने गए थे? युवराज कहता मेन रोड पर ट्रैफिक था तो मैंने वो रूट ले लिया। युवराज की बात पूरी होते ही सुहानी कहती युवराज सर आपने मुझे कुछ कहने क्यों नहीं दिया? युवराज सुहानी से कहता है मैं हमेशा से उस साय की मौजूदगी अपने आसपास महसूस कर सकता हूँ, लेकिन जब से उस साय ने मुझे उस कटार से मारा है उसके बाद से मैंने उसे अपने आसपास महसूस नहीं किया। इसका मतलब या तो वो कई दिनों से मेरे आसपास नहीं है या फिर मैं अब उसकी मौजूदगी महसूस नहीं कर सकता। हो सकता है कि वो साया
उस वक्त हमारे आसपास ही रहा हो, इसलिए मैंने तुम्हें वहां कुछ भी कहने से रोक दिया। युवराज का जवाब सुनकर सुहानी कहती, तो क्या वो यहाँ नहीं आ सकती? राघव सुहानी के सवाल का जवाब देते हुए कहता, नहीं, मैंने तुम्हें उस पत्थर के बारे में बताया था ना, इसकी वजह से वो इस घर में नहीं आ सकती। युवराज फिर से राघव की बातों को इग्नोर करते हुए कहता, सुहानी, वो कलश एग्जैक्टली कहाँ है? सुहानी कुछ सोचते हुए कहती है, पता नहीं कैसे, लेकिन मुझे बस उस कलश के आसपास होने का एहसास हुआ। उसके पास होने का एहसास बेहद डरावना था। मुझे ऐसा लगा जैसे अब सब खत्म हो जाएगा। उस कलश को ढूंढने के लिए हमें फिर से वहीं जाना होगा। राघव कहता, तो ठीक है, चलो हम फिर से वहीं चलते हैं। युवराज कहता, तुम नहीं, सुहानी को मैं वहां लेकर जाऊंगा। अगर उस साये को थोड़ा भी अंदाजा हो गया कि सुहानी उसके साथ क्या कर सकती है, तो हम सुहानी को उससे नहीं बचा पाएंगे। कल सुबह हम वहां फिर से जाएंगे। सुहानी परेशान होकर कहती है, लेकिन युवराज सर, अगर हमने वो कलश बाहर निकाल लिया तो मृदुला पापा और विवेक के पेरेंट्स की तरह हमें भी मारने की कोशिश करेगी। उस कलश के बाहर निकलते ही उसे पता चल जाएगा और वो अपनी अस्थियों को हमसे लेने आ जाएगी। युवराज संजीदगी के साथ कहता, मैं जानता हूँ, इसीलिए हम सिर्फ अभी उस कलश को ढूंढेंगे। जब तक हमें ये पता नहीं चल जाता कि उसका करना क्या है, तब तक ना हम उसे बाहर निकालेंगे और ना ही इस घर के बाहर उस बारे में बात करेंगे। युवराज फिर से सुहानी के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहता, सुहानी, तुम समझ रही हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? सुहानी हाँ में अपना सर हिला देती। राघव भी युवराज की बातों से सहमत होता और आगे कुछ नहीं कहता। इधर अर्नब के घर में समायरा बेड पर लेटी हुई थी और अर्नब उसी कमरे में डेस्क पर कुछ फाइल्स देख रहा था। फाइल्स देखते हुए अर्नब बीच बीच में समायरा को भी देख रहा था। वो बस समायरा के होश में आने का इंतजार कर रहा था। कुछ देर के बाद अर्नब समायरा के चेहरे पर कुछ हरकत नोटिस करता। वो ये देखते ही तुरंत समायरा के पास चला जाता है। अर्नब को डर था कि होश में आते ही समायरा फिर से भागने की कोशिश न करे। अर्नब के वहां पहुंचते ही समायरा की आंखें खुल जाती है और वह हैरानी से अपने आसपास देखने लगती है। समायरा देखती है कि वो एक अनजान जगह में बेड पर लेटी है और फिर उसकी नजर अर्नब पर जाती है। अर्नब को देखकर समायरा को तसल्ली होती है, क्योंकि वो अर्नब को पहले से जानती थी और उसे पता था कि अर्नब एक काबिल ऑफिसर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छा इंसान भी है। अर्नब को देखते हुए समायरा को कल रात की अपनी हरकत याद आ जाती है और उसे ये भी याद आ जाता है कि अब उसकी मां नहीं रही। ये याद आते ही समायरा की आंखों से फिर से आंसू बहने लगते हैं। समायरा को इस हालत में रोते देखकर अर्नब को जहां उसके लिए बुरा लगता है वहीं वो कंफ्यूज भी हो जाता है, लेकिन इस वक्त उसे समायरा से कोई भी सवाल करना सही नहीं लगता। अर्नब पास रखे अपने रुमाल से समायरा के आंसू पोंछता है। अर्नब का ये जेस्चर समायरा के लिए बिल्कुल नया था। इससे पहले कभी किसी ने ना उससे हमदर्दी जताई थी और ना ही कभी उसके आंसू पूछे थे। समायरा अपने बेड से उठने की कोशिश करने लगती है। ये देखकर अर्नब उससे कहता, समायरा, अभी तुम आराम करो, तुम्हारी बॉडी में काफी वीकनेस है। समायरा अर्नब की बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती और उठने की कोशिश करने लगती है। ये देखकर अर्नब उठने में समायरा की मदद करने लगता है। अर्नब उसे बेड पर बिठाकर उसके पीछे पिलो लगा देता है, जिससे समायरा को बैठने में तकलीफ ना हो। समायरा अभी रात से बिल्कुल अलग बिहेव कर रही थी। वो बिल्कुल शांत और उदास थी। अर्नब को समायरा को इस तरह से उदास देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अर्नब समायरा का ध्यान बटाने के लिए कहता है, अब कैसा फील कर रही हो? समायरा अर्नब को देखकर कहती है, यहाँ पर मैं कैसे आ गई? समायरा की बात को सुनकर अर्नब कहता है, तुम पर किसी ने अटैक किया था और तुम कोमा में चली गई थी। हॉस्पिटल में तुम्हारी जान को खतरा था, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। युवराज ने पहले भी अर्नब को अपने बारे में समायरा से कुछ भी कहने से मना किया था, इसलिए अर्नब समायरा को नहीं बताता कि युवराज उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। समायरा अर्नब की आंखों में देखते हुए कहती है, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों है? अर्नब कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है। उसे खुद भी समायरा के उस सवाल का जवाब नहीं पता था। वो तो बस समायरा को हर मुसीबत से प्रोटेक्ट करना चाहता था, लेकिन इसकी वजह वो खुद नहीं जानता था। अर्नब बहाना बनाते हुए कहता, तुमने मेरी कई बार मदद की है, अब जब मेरी बारी आई है तो मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ? अर्नब का ये जवाब सुनकर कुछ पलों के लिए समायरा उसे बस देखती रह जाती है। कुछ देर बाद वो कहती है, मुझे यहाँ से जाना होगा। समायरा के ऐसा कहते ही अर्नब उस पर अपना हक जमाते हुए कहता, नहीं समायरा, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। समायरा अर्नब को गुस्से में घूरते हुए कहती, तुम रोकोगे मुझे? अर्नब बहुत पोलाइटली कहता है, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, लेकिन मैं बस इतना चाहता हूँ कि जब तक तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती मेरे साथ ही रहो। जैसे ही तुम ठीक हो जाओगी यहाँ से चले जाना। समायरा को अर्नब के लिए उसके लिए फिक्र पिघला रही थी। वो अपना ध्यान बटाते हुए अर्नब से कहती है, तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि मैं कौन हूँ। अर्नब सहज होकर कहता है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम्हें बिना किसी स्वार्थ के
हर बार तुमने मेरी मदद की है। तुम एक अच्छी इंसान हो और इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। अर्नब का हर सवाल समायरा को हैरान करता जा रहा था। वो इस बार ब्लैंक होकर अर्नब की ओर देखने लगती है। अर्नब समायरा का वो साइड देख पा रहा था जो अब तक खुद समायरा ने भी नहीं देखा था। वो अर्नब को मना नहीं कर पाती और उससे कहती, ठीक है, मैं कुछ दिनों तक इसी घर में रहूंगी। ये सुनकर अर्नब की आंखों में चमक आ जाती, लेकिन वो अपनी खुशी समायरा के सामने जाहिर नहीं करता। इधर निशा विवेक के साथ उसके कमरे में बैठे हुए उस ट्रांसलेटर के ईमेल का वेट कर रही थी। तभी विवेक का फोन बज उठता है। विवेक अपना फोन देखते ही कहता, निशा वो ईमेल आ गया है। ये सुनते ही निशा विवेक के पास आकर बैठ जाती है और उसके मोबाइल स्क्रीन को देखने लगती है। विवेक वो ईमेल ओपन करता है, उस लास्ट पेज को पढ़ना शुरू करता है। विवेक ईमेल को पढ़ते हुए कहता है, उस अघोरी बाबा ने मुझे ये भी बताया था कि मृदुला की आत्मा इंसानी शरीर धारण करने में सक्षम है। भले ही उसका शरीर जल चुका है, लेकिन वो इंसानों के बीच इंसानों की तरह ही अपने उसी रूप में रह सकती है। मुझे नहीं पता कि मेरी लिखी ये पांडुलिपि कभी किताब बन पाएगी या नहीं, लेकिन अगर किसी ने मृदुला के बारे में जानने के लिए इसे ढूंढ भी लिया है तो मैं उसे बताना चाहता हूँ कि मृदुला की पहचान कैसे की जा सकती है। मृदुला जब जिंदा थी तो उसने अपने दाहिने हाथ पर मेरा नाम गुदवाया था। अगर वो फिर से आजाद होकर अपने उसी रूप में रह रही है तो अब भी उसके हाथ पर मेरा नाम लिखा होगा। उस पेज को पूरा पढ़ने के बाद विवेक निशा की तरफ देखते हुए कहता है, तो ये बात है जो युवराज सर हमसे छुपाना चाहते हैं। निशा कहती, लेकिन वो हमसे ये बात क्यों छुपाना चाहते हैं? विवेक कहता, मैंने कहा ना, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। वो जानते हैं कि ये बात जानकर हम मृदुला को ढूंढने की कोशिश करेंगे और ये हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। निशा युवराज पर शक करते हुए कहती है, एक और भी वजह हो सकती है हमसे ये बात छुपाने की। विवेक क्यूरियस होकर कहता, और वो वजह क्या हो सकती है? निशा कहती, हो सकता है युवराज सर जान चुके हों कि मृदुला किस रूप में रह रही है। निशा का जवाब सुनकर विवेक भी अब सोच में पड़ जाता है। कुछ देर के बाद युवराज सुहानी को लेकर घर आ जाता है। युवराज कार पार्क करके सुहानी का हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर लेकर जाता है। जब से सुहानी को उस कलश के बारे में पता चला था तब से वो बिल्कुल खोई खोई सी लग रही थी। उसके चेहरे पर डर और घबराहट युवराज साफ साफ देख पा रहा था, इसलिए वो सुहानी को लेकर उसके कमरे में चला जाता है। युवराज सुहानी को उसके बेड पर बिठाता है और पानी का एक गिलास उसकी तरफ बढ़ाता है। सुहानी वो पानी का गिलास युवराज के हाथों से लेकर पीती है और वहीं खामोश बैठी रहती है। युवराज सुहानी के पास बैठ जाता और कहता है, तुम ठीक हो? युवराज की आवाज को सुनकर सुहानी का ध्यान टूटता है। वो युवराज को कुछ अलग ही नजरों से देखती है। वो युवराज को बताना चाहती थी कि जब उसे उस कलश की मौजूदगी का पता चला उस वक्त उसे बहुत ज्यादा ही डर लग रहा था। वो मृदुला की मौजूदगी अपने आसपास महसूस कर रही थी। ऐसी घबराहट उसे इससे पहले कभी भी नहीं थी, लेकिन सुहानी नहीं जानती थी कि अब उसे युवराज से कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। युवराज तो अब उसकी आंखें पढ़ने लगा था। सुहानी की आंखों में देखकर युवराज उसके अंदर का डर, बेचैनी और घबराहट साफ साफ देख पा रहा था। युवराज उस बेड से उठ जाता और सुहानी का हाथ पकड़कर उसे भी उठा देता है। सुहानी समझ नहीं पा रही थी कि युवराज आखिर क्या करना चाहता। इससे पहले सुहानी कुछ कह पाती, युवराज आगे बढ़कर उसे टाइटली हक कर लेता है। सुहानी को हक करते हुए युवराज उससे कहता है, परेशान मत हो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। युवराज की बात सुनकर सुहानी की आंखें नम हो जाती हैं और वो अपने मन में कहती, युवराज सर, मैं आपको कैसे समझाऊं कि मुझे मेरी चिंता नहीं है। मैं बस चाहती हूँ कि आप उससे आज़ाद हो जाओ और हमेशा सेफ रहो। आपकी जिंदगी के सामने मेरे लिए मेरी जान की कोई भी कीमत नहीं। मैं बस आपको उससे बचाना चाहती हूँ और ऐसा करने में मेरी जान भी चली जाए तो भी मुझे मंजूर है। व्यूअर्स, अगर आप मेरी इस कहानी को यहाँ तक सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे की कहानी में काफ़ी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें